पीटीआई का सिंबल नहीं लिया गया। ये 25 करोड़ अवाम को उनके हक़ राय दही से महरूम किया गया है पाकिस्तान में। इसलिए हम अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम दो चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है। खान साहब का यही मैसेज है सारे अपने वर्कर, सपोर्टर, कैंडिडेट्स को घबराना नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को जीत आपकी होगी। डटे रहना है, अपने पुरअमन रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई बतौर जमात आइंदा इंतखाबात नहीं लड़ पाएगी। हर उम्मीदवार को अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा। बिलाशुबा ये पीटीआई के लिए एक बड़ा धचका है जिसके असरात कई सालों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर रहेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले पर मायूस नजर आती है और आज सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली गई। केस की समाअत के दौरान पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरियत और बका की खातिर अवाम में जाना पसंद करेंगे। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं, जिस पर लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि मुझे हिदायत मिली हैं कि दरख्वास्त वापस ले ली जाए। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू की और शिकवा किया कि हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई, अजीबो गरीब निशानात देकर हमारा मजाक उड़ाया गया है। जबकि रहनुमा पीटीआई गौहर खान ने कहा कि हम समझते हैं कि फैसले से अवाम के हुकूक मुतासिर हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। नाज़रीन, आज बानी पीटीआई का खुद भी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा कि मेरा जेल में होना, पीटीआई का खात्मा और नवाज शरीफ के केस मुआफ होना लंदन प्लान का हिस्सा है। सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेशगोई करता हूँ कि इनको धचका लगने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? क्या सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कम बैक कर मुमकिन है? इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा, तहरीक इंसाफ के लिए गेम ओवर या उम्मीद बाकी है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह का शिकवा लतीफ़ खोसा ने भी किया कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, हमसे फील्ड छीन ली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बॉयकॉट की तरफ नहीं जाएंगे और घबराना नहीं, जो बानी पीटीआई का एक बड़ा मखसूस सा जुमला जो कि उन्होंने मैसेज के ज़रिए आवाम को दिया। अब इस सारी सिचुएशन में और जो बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से पैगाम दिया, क्या आपको लगता है, जो उन्होंने पेशगोई भी की कि इनको क्या धचका लगने वाला है, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह के इंतखाबी निशानात दिए गए, जो उनके रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वाकई पीटीआई की गेम ओवर हो गई है या उम्मीद बाकी है उनके लिए? देखिए, गेम तो ओवर उस सूरत में हो सकती थी कि पार्टी पे पाबंदी लग जाती, दूसरी सूरत ये थी कि पीटीआई बॉयकॉट कर देती। अब ये दोनों काम नहीं हुए तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये यकीनन आपने तो कहा ना, पीटीआई को मुद्दतों याद रखी कि जो उसके साथ हुआ। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो काजी साहब ने फैसला दिया है, उसको भी मुद्दतों याद रखा जाएगा, क्योंकि सिचुएशन वो स्क्रिप्टेड जब हो रही होती है ना, तो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि वो जी 13 पार्टियों को खारिज कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, बहुत बड़ा काम किया, क्या कमाल कर दिया। उसके बाद एएनपी जी, उसका भी वक्त बाकी था, 5 साल पूरे नहीं हुए थे, इसलिए उनको लालटेन दे दिए। अगर उनका वक्त बाकी था, फिर उनको जुर्माना क्यों किया गया, उसको रोका क्यों गया था? मतलब ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं ना, और वो पूछना बनता है कि एक पार्टी उसने इलेक्शन नहीं कराए, उसको आपने लालटेन दे दी 20,000 जुर्माना करके, लेकिन अगर उनको वो लड़ सकते थे इलेक्शन, चूंकि 5 साल पूरे नहीं हुए थे उनके इलेक्शंस को और उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, फिर जुर्माना क्यों किया गया? मतलब ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लोगों को काजी साहब से बहुत सी उम्मीदें थीं। देखें ना, साकिब निसार साहब को लोग आज बुरा कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को बुरा कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं ना, कोई किसी एक पार्टी की तरफ लीनिंग थी उनकी, वो एक पार्टी की हिमायत में जाके फैसले दे रहे थे। तो आज काजी फैज़ ईसा क्या कर रहे हैं? वो भी तो एक पार्टी की मुखालफत में जाके फैसले दे रहे हैं ना। और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आपके सामने, पीपल्स पार्टी भी चीख रही है, उनके जो पंजाब के उम्मीदवारों को, उनको तीर की बजाय कुछ और निशान कुछ को अलॉट कर दिए गए। इसका क्या मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ एक पार्टी के लिए कर रहा है, जो भी उसके सामने चीज़ें। तो ये
मतलब ठीक है जी, आप कहें जी हमने कानून के मुताबिक फैसला कर दिया, जो मर्जी आप कहते रहें, लेकिन चीज़ सामने की बात है। ये एक ऐसा फैसला आपने किया, एक पार्टी को आपने उसके सिंबल से महरूम नहीं किया, उसके वोटर्स को आपने महरूम करने की कोशिश की। इसके बावजूद पीटीआई तो डटी हुई है अपनी जगह कि ठीक है जी हमारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने उनके आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी कैंपेन भी शुरू कर दी, चाहे अभी वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, कुछ कॉर्नर मीटिंग्स भी एक दो जगह हमें नजर आई हैं आज। अब ये देखना पड़ेगा कि अब ये तारीख का पहला इलेक्शन होगा। माजी में भी होते रहे हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार भी होते रहे, जैसे आपको याद होगा एक आज़ाद उम्मीदवारों को एक बड़ा ग्रुप लॉन्च किया गया था जीप के निशान से। ये पहली बार होगा कि एक पार्टी आज़ाद उसके उम्मीदवार लड़ रहे होंगे और इतनी बड़ी तादाद में लड़ रहे होंगे और किसी का वो इलेक्शन सिंबल दूसरे से नहीं मिलेगा। किसी को कुछ दे दिया, वो कोई कह रहे हैं कि जो वो सारा किचन का सामान बांट दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो भी मामला है, लेकिन चीजें सीधी हैं। वाकई पीटीआई से फील्ड तो छीन ली गई है, लेवल प्लेइंग तो दूर की बात थी ना। पीटीआई से जब आपने ये छीन ली, इसके बावजूद अगर वो खड़े हैं, और मैं नहीं समझ इस वक्त तो मैं नहीं कह सकता कि रिजल्ट क्या होगा कल को इलेक्शंस का। अब हर्डल्स तो सारी दूर हो गई, मेरे कायद के लिए सारी ग्राउंड बना दी गई है, उनको तो अब कुछ मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है कायद को। सच्ची बात है, वो घर भी बैठ के उनको जीत जाना चाहिए जिस तरह की ग्राउंड बना दी गई है। लेकिन आई स्टिल फील कि मुकाबला है, मुकाबला होगा और रिजल्ट्स हमें बताएंगे कि कहां जा रही चीज। शायद ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन होगा जिसमें आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जीत के आएगी। जी आमिर साहब, आप भी ऐसे ही समझते हैं कि ये तारीख का पहला इंतखाब होगा जिसमें आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत कर आएंगे? और ये नून लीग तो अब भी कह रही है कि अब जो है वो लॉ चलेगा, मदर इन लॉ के ऑर्डर नहीं चलेंगे, तो फिर ये तासुर तो आमिर साहब अभी भी कायम है। जो अयाज साहब भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी एक पार्टी की मुखालफत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की हिमायत कर रहा है, फिर इस तासुर से तो नहीं भाग सकेगी नून लीग। या ओवरऑल अगर हम बात करते हैं जो इस वक्त हमारा सिस्टम है, जो बुनियादी सवाल आमिर साहब, लतीफ़ खोसा का शिकवा आप समझते हैं ठीक है कि फील्ड ही छीन ली गई, तो अगर फील्ड छीन ली गई है तो आप समझते हैं कि पीटीआई की गेम ओवर हो गई या उम्मीद बाकी है? फील्ड छीन लें, कह देते थे कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट। तो मसला क्या है, घबराहट किस चीज़ की है? आज़ाद लग पता जाएगा 8 फरवरी को सारे आज़ाद जीत जाएं, राइट होगा कि वो अपनी मर्जी से हुकूमत बना लें, सारे तैयब अर्दवान बन जाएं और ले आए लीडर को वापस, उनकी पार्टी ले आए। पर पार्टी के अंदर कोई जान होनी चाहिए, कोई काम होना चाहिए। ये सारे के सारे बैठ गए, जनाब मुझे फैसला पसंद नहीं, लिहाजा ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ है, मुझे फैसला पसंद नहीं, लिहाजा ये हमारे हक में नहीं आया। भाई ये क्या बात हुई? कानून सब ने लाइव चलते देखा कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स थे वो मान रहे थे कि गलतियां हमसे हुई हैं। अब रैम की अपील करने गए थे वहां, या फैसला लेने गए थे, और इलेक्शन कमीशन क्यों ना जाता जिसने एक वैलिड फैसला दिया। ये जो एएनपी पे बहस हो रही है, भाई एएनपी के अप्रैल में ये मई में 5 साल पूरे होंगे और पीटीआई का टाइम कब का हो गया? उन्हें 6 महीने टोटल दिए गए, इन्हें 1 साल से टाइम पे टाइम। वो कहते थे ना स्टे पे स्टे, जमानतों पे जमानते। तो ये काम तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी सहूलतकारी की, फिर पीटीआई को इतना लंबा टाइम दिया। वो सवाल हुआ ना अदालत के अंदर कि भाई आपकी हुकूमत थी जब आपको पहला नोटिस सर्व हुआ, आप करा लेते इलेक्शन, आपको किसी ने रोका था? असल इशू वही है जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी सियासी जमात के लोगों ने जाके इलेक्शन कमीशन में कभी चैलेंज नहीं किया। यहां चैलेंज किया तो कम से कम दूसरी दफा होश के नाखून ले लेते। ये जो समझ रहे थे, अब वो मुसरत अली साहब ने कहा ना कि यार खुद लोगों से तो आप बहुत रसीदें मांगते थे, अपनी भी रसीदें दे दें, कोई कैश भी लेता है पार्टी के अंदर? भाई पार्टी की रसीद कटती है या फिर आप बैंक अकाउंट देते हैं, हर चीज़ आजकल तो डिजिटल है। और पीटीआई को तो इस बात का पता है कि उनके साथ पहले ही तोशा खाने वाले रेफरेंस से लेके और जो फॉरेन फंडिंग वाले हैं उनकी चीज़ें रिकॉर्ड पे आ रही हैं कि किस किस्म की पर्चियाँ हैं, किस किस्म का रिकॉर्ड है आपका। तो आपको होश के नाखून लेने चाहिए थे, कुछ और नहीं। तो मेरे जैसा सहाफ़ी तो 13 नवंबर को इस प्रोग्राम में कह चुका है पहले दफ़ा कि याद करें जो साकिब निसार से आपने नवाज शरीफ को फल चखवाया था कि शेर का निशान कट गया है तो आप बचत करें,
फैसले महफूज हैं, तो इसके बाद इससे ज्यादा क्या कोई इनको बता सकता है कि भाई अब आप के साथ वो सहूलतकारी मौजूद नहीं है कि आप उल्टा करें सीधा करें, आपको हर चीज तश्तरी में रख के पेश कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अब आप चाहे अडयाला जेल से बात करें, चाहे आप कोर्ट्स के बाहर खड़े होकर या कोर्ट्स के अंदर जजेस की इंसल्ट करने की कोशिश करें, तो फिर आपको जवाब तो कानून के दायरे में दिया जाएगा ना, वहां जाती दायरे में नहीं दिया जा रहा। जाती दायरे पे आप जो है जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ जनरल बाजवा, जनरल फैज, इमरान खान और आरिफ अलवी और उस वक्त के चीफ जस्टिस और 2 पुराने चीफ जस्टिस साहिबान के साथ मिलकर आप ये खिलवाड़ कर चुके थे कि ये जो आज फेस कर रहे हैं इस काजी फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट में ना हो तो हमारी जो 2030 तक की प्लानिंग है वो बिला रुकावट चलती चली जाएगी, हमारी मर्जी के आएंगे। अब वो मरियम ने आज ठीक कहा ना, फिर भागते दौड़ते क्यों फिर रहे हैं? आपको मैं बताऊं, मैं वाहिद आदमी हूं, मैं क्रेडिट लेता हूं, जिस तरह मैं उसका लेता हूं नवाज शरीफ का कि उनके पास इलाज के लिए मैंने क्या कहा था, जस्टिस एजाजुल एहसन हाजिर सर्विस जज थे और मैं हमेशा यहां पे कहता रहा कि वो मॉनिटरिंग जज बन के इम्तियाज ताजवर, मुझे तो पता ही नहीं था, परसों पता लगा कि वो फौत हो गए कैंसर से, अल्लाह बख्शे उनको, जिन्हें बुला के इन्होंने धमकियां दी कि चेयरमैन नैब को, देखे ये एजाजुल एहसन साहब अपने घर पे बुलाते थे, अदालत में बुलाते थे इम्तियाज ताजवर को, वकास कदीर डार जो उस वक्त के पीजी थे, इन लोगों को, और आज भी जो उस वक्त डीजी थे जाहिर शाह जो इस वक्त पीएम इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन है शायद, वहां पे इनको बुलाते थे कि चेयरमैन चौधरी कमर जमान को आपने जाके कुछ नहीं बताना, खुफिया रखो कि नैब में क्या हो रहा है। इन्होंने एक हसनैन साहब का नाम दिया था चौधरी कमर जमान ने जीआईटी के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के रजिस्ट्रार थे अरबार आरिफ, उन्होंने कहा नहीं सर मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप उनका नाम डाल दें। वो जो सिंध से साहब मौजूद थे ना जीआईटी के अंदर, मेरे नाम जहन से अभी निकल गया, अभी आ भी जाएगा, जो डीजी पिंडी भी लगाए गए फिर बाद में, उन्होंने जिन्होंने सारी मिलके सारे ये काम, वो मंगी साहब थे, ठीक है, कि इसका नाम दें। जिस तरह वो एसईसीपी के जफर एजाजी ने पब्लिक कर दिया ना लेटर, तो उनको बेटे को भी कुटाई कर दी, नौकरी से भी जफर एजाजी की छुट्टी करा दी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो वो चीजें जाहिर हो गई थी। तो ये सहूलतकारी पीटीआई अब भी समझ रही थी कि हमें हर तरह से सहूलत मिलेगी, इनके वकला को दलाइल तैयार करने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि वो कहते थे आपकी तरफ से हम जो बोल रहे हैं, आपको पता है ना, एजाजुल एहसन साहब कहते थे, इन्होंने कहा था कि ये फैसला सदियों याद रहेगा पनामा, हजरत साहब निकल पड़े भाग के, अब भाई फिर रिजाइन करते तो लिख क्या करते ना, सच झूठ बोलते आप कि जनाब मैंने तो ये बड़े मतलब मनसब पे बैठ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने फैसले दिए कि जिस कंपनी का मैं लीगल एडवाइजर था कॉन्स्टिट्यूशन 1 का, वहां पे मैं ये फैसले दे रहा था कि उसकी सहूलतकारी कर रहा था। बड़ी जरूरत थी उस वक्त चेयरमैन सीडीए की, मेरा ख्याल है शायद आमिर अली अहमद या कौन थे जिन्होंने अपना नुमाइंदा भिजवाया था और कहा था कि जनाब हमें जज साहब पे एतराज है, ये लीगल एडवाइजर थे, वो जो हफीज शेख के साथ कंसोर्शियम बना के सारे मजे लूटे गए, उसके अंदर बड़े बड़े लोगों को फ्लैट दिए गए, तो ये सहूलतकारियां नहीं रही ना वो अदालतें नहीं, तो अब चीखें पिट्टे रोएं, क्या करें अब उसका। जी फैसल हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं। जी हाफिज ताहिर साहब, ये जाहिर है वकला के दलाइल में अब मुख्तलिफ डिबेट है जी, कमियां कोताहियां तो नज़र आई, किस तरह से उन्होंने अपने केस को प्रिटेंड किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पुराने कारकुन नहीं है जिसकी वजह से अब वो कमज़ोर पिच पर भी नज़र आती है, मुश्किलात कानूनी तौर पर एक अलग बात है। हाफिज ताहिर साहब, आपके ख्याल में अभी भी तो वही तासुर जा रहा है कि अदालत एक पार्टी को की मुखालफत कर रही है और एक की सपोर्ट कर रही है, तो क्या आपको लगता है इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात इस इंतखाबी अमल में अभी भी स्पेस बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि सिर्फ 50,000 से 1 लाख के दरमियान जितनी आपकी छोटी छोटी पार्टियां ना जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, वो अपने कागजात, ऑडियो लेवल बढ़ा दें जरा हाफिज साहब का। जी हाफिज साहब, वो अपने कागजात बनाकर इलेक्शन कमीशन में पेश करती हैं, एक वकील छोटा सा पकड़ लेती है और वो कागजात कबूल हो जाते हैं। एक हैरानगी की बात है कि बार बार चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप कोई कागज तो पेश करें, आखिर कोई कागज तो पेश कर देते कि ये कागज है, ये फैसला हुआ, ये हाजिरी लगी, वो कोई सामने नहीं आया, जिससे मैं ये समझता हूं कि जो लीगल टीम थी या ओवर कॉन्फिडेंट थी या बिल्कुल ही तैयारी नहीं थी, उनकी नालायक थी। लेकिन मैं ये इतने बड़े बड़े वकला हैं, उनको नालायक तो नहीं कह सकता, मैं समझता हूं ये ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, और वो हो गया। दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां या मजहबी जमातें होती हैं, उनका स्पेस तो रहती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो मौजूद तो रहती है, खत्म तो नहीं होती है। अभी चूंकि पीटीआई को एक बहुत बड़े बहरान का सामना है कि उनके कैंडिडेट जो हैं, उनके इलेक्शन जो
निशानात हैं, मुख्तलिफ हैं, कितनी मेहनत वो कर पाते हैं, क्या तासुर जाता है कौम में, क्या होता है, ये तो अगले हफ्ते 10 दिन में पता चलेगा। और फिर हतमी नतीजा तो 8 फरवरी को ही आना है। लेकिन एक तासुर जो है मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से पीटीआई के मुकाबला अभी कोई भी पार्टी नहीं कर पा रही है। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना तासुर सच बनाना चाहे, झूठ बनाना चाहे, वो बना लेते हैं। लेकिन एक सवाल पीटीआई के लोगों को अपनी क़यादत से और अपने वकला से पूछना चाहिए कि जब बार बार आपसे एक सवाल हुआ कि कोई कागज तो पेश करें, तो वो कागज किधर से जो आपने इलेक्शन करवाए हैं, वो कागज किधर से? मैंने आपको कहा कि मैं आपको 10 जमातें बता सकता हूँ जो यानी बड़ी जमातें तो नहीं है, लेकिन उनके कागजात मुकम्मल हैं। और वो तो सर आप खुद ही कह रहे हैं कि वो ऐसा तो नहीं है, बड़े काबिल वकील हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने फिर रसीदें दिखा सकी? तैयारी नहीं थी, या फिर आप समझते हैं जानबूझकर कर रहे थे कि विक्टिम कार्ड प्ले कर सकें बाद में कि देखें जी हमारे साथ तो हो ही ज्यादती रही है? मेरा ख्याल है वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, और उनका ख्याल सवाए जो अली जफर साहब हैं उन्होंने बहुत अच्छी बहस भी की, उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन बाकी आप अगर सारा निजाम 2 दिन में देखें या उससे पहले भी देखें तो बहरहाल मायूसी होती है। गालिबन हामिद खान साहब को नहीं सुना आपने हाफिज साहब? सर मैंने सुना हामिद खान साहब को भी, लेकिन खान साहब बड़ी माफी के साथ ये जितनी जमातें हैं, ये सिर्फ मैंने आपको कहा कि एक छोटा सा वकील ये सारे कागज तैयार। हाफिज साहब आपको भी पता है जब पार्टी को बाहर करना था कर दिया यार, छोड़ें, बाकी तो सारी बहस ही है। बहरहाल सर पार्टी को बाहर या अंदर करने की बात नहीं, पार्टी खुद बाहर होना चाहती तो फिर बहस तो होनी है। और ये भी तो दाद दे ना पीटीआई के लोगों को कि इतनी जमहूरियत है कि वो आके अपनी पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। बाकी कभी सुना है ये सब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन क्या वोट डाल के हुए थे? वो भी तो इसी तरह हुए थे। मैं खान साहब उसमें ये बात, अब आपने मेंबर मान लिया, ये काफी है कि वो आके खड़े हुए। मैं समझता हूं कि अगर इस बुनियाद के ऊपर जाते हैं कि जी वो 14 बंदों की बुनियाद पे खारिज करते हैं, आप पीटीआई से को फारग करते हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। सही बात ये है कि कोई दलील ऐसी सामने अब तक पीटीआई की वकला नहीं ला सके जिससे ये बात कही जाए कि जी जो कह रहे थे जो चीफ जस्टिस साहब, ये उसका जवाब है। ये मुझे तो कोई हम भी हमारे यहाँ भी उलमा कौंसिल के इलेक्शन होते हैं, हर एक चीज मौजूद होती है। आप मुझे 4 साल पहले के कहे, मैं आपको भिजवा देता हूँ ना हाजिरी, वो तो भिजवाई दो मन सर, ना हाजिरी रजिस्टर, ना कोई पैनल का कागज, ना कुछ और। ये चीजें बहरहाल जो है चले, बाकी पार्टियां नसीहत पकड़े हैं, अब ये दरवाजा खुल गया है। सही है, आज चीजें साथ रखें, रसीदें संभाल कर रखें। हाँ, अब एक बात तो अच्छी हुई है ना कि ये जो घर बैठ के ही पार्टियों के ओहदेदार बन जाते थे, अब उनके लिए मसले पैदा होंगे मुस्तकबिल में। सही है, सही। हाफिज साहब आजकल आप अपने सख्त जान को भी जरा एक्टिव करें, पता लगाएं कौन। अब खबरें तो ये भी, अयाज साहब भी कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार पहले ही चीखें निकल रही हैं, मजीद एक्टिव कराना कि आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे। मैंने सख्त जान को कहा, उसने कहा देखे मैंने 2 माह पहले कहा था 30 से 40 हजार आएंगे, तो अब मैं बता चुका हूँ, अब बार बार मैं उस गरीब को क्यों इतनी सर्दी में बाहर निकाल के भेजूं? चंगा सख्त जान है, सर्दी नहीं निकल सकता यार, खुदा का खौफ करो। उसको आराम करवा रहे हैं, अगले दिनों में बहुत जरूरी खबरें आने वाली। चले जो जरूरी खबरें हैं फिर वो सख्त जान के थ्रू आपने इस प्रोग्राम में फिर बतानी है हमें, ताकि हम भी अपने देखने वालों को बता सकेंगे कि हाफिज साहब के सख्त जान की ये खबरें तस्हीह करनी है मैंने। जी आमिर साहब, वो मैंने चेयरमैन सीडीए का नाम ले दिया, आमिर अली अहमद, वो थे उस वक्त अफजल लतीफ। ओके, ये बस मैंने ठीक करना था। जी फैसल साहब, आप बहुत देर से सोचे जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये गेम ओवर हो गई पीटीआई की, या अभी उम्मीद बाकी है? और जिस तरह से वकला पर बात हो रही है उनकी कारकर्दगी पर, क्योंकि अब तासुर तो ये जा रहा है चीफ जस्टिस साहब हिमायत कर रहे हैं, तो फिर ये जो वकला हैं जो रसीदें नहीं दिखा सके, और ये मामला रसीदों का तो वैसे बड़ा ही पुराना चलता आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी फिर उनकी लाइन में खड़े हो गए, मुखालफत में खड़े हो गए पीटीआई की। फैसल साहब, तो ऐसी में अजराए मजाक आपकी इजाजत से एक बात कर दूं। अच्छा, अभी आपका ऑडियो लेवल बढ़ जाए फिर बात कीजिएगा। जी करें फैसल साहब। हाफिज साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगा है कि सख्त जान ने जो है ना हाफिज साहब को अलगमाल बना लिया, अब हाफिज साहब नहीं सख्त जान खुद ही गुफ्तगू कर रहा है।
ये तो वैसे हाफिज साहब आपको खुद जवाब दे सकते हैं जी। बात यह है कि मैं अगर आप मेरे इलियास राना कहना कायल होगी, यकीन करें। अब ये आज से मैंने इनको है ना अपना मुर्शिद मान लिया। एक दफा पहले भी आपने माना था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हमेशा मानता हूँ जी जी, हमेशा और मुस्तकबिल में भी मानूंगा इंशाल्लाह। सही है जी। ये रिकॉर्ड 13 नवंबर वाली बात इनकी सही निकली जी। 13 नवंबर वाली बात इनकी सही निकली, इनकी सारी बातें सही निकली। 13 क्या 14 नवंबर, 15 नवंबर, 15 फरवरी, सारी बातें सही निकली। आमिर साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए गलत काम हुआ था, अब गलत काम को सही करने के लिए दोबारा गलत काम किया जाएगा। ये मैंने नहीं कहा था, ये आमिर साहब ने कहा था। मैंने तो इनकी बात, ये मैंने गलत काम नहीं कहा, मैंने कहा था मकाफात अमल हो रहा है। अब सुन तो लेना यार, अपना लफ्ज सही बोलो। चलो मकाफात अमल, मेरे नाम पे झूठ नहीं बोल सकते आप। ना ना ना, मेरे नाम पे झूठ नहीं बोल सकते। मेरा लफ्ज बोलो, मैं कहूंगा ओके मैंने किया। फैसल साहब मैं मुर्शिद से लड़ाई नहीं करते, ये भी अब आपने ज़हन में रखना है। ये बड़ा जरूरी है, ये ज़हन में रखना। मुर्शिद का एहतराम मलहूज़े खातिर रखें। और मुर्शिद की आप आजिज़ी देखें कि सही बात बोल रहे, नहीं पहले ही आप आजिज़ी देखें मुर्शिद की। मुर्शिद भी आके आजिज़ी आप चेक करें जरा, लगा था आपका बड़ापन है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कायद को हटाया गया था वैसे ही वापस लाया जा रहा है, इसलिए चीजें ठीक की जा रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। बददयांती की गई थी, नहीं मैं तो और आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हुआ था, अब ठीक हो रहा है। अब आप देखें ना, दयानतदारी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है, या इतना ही फर्क है। दयानतदारी से उस बददयांती को और उस बेईमानी को ठीक किया जा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। यही तो बात है। फैसल साहब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें, आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऐसा पीर ऐसा पॉइंट लेकर आते हैं, पीर साहब के सामने वाला जो है ना वो कायल हो जाता है, लाजवाब हो जाता है। चले जी, लाजवाब, कोई जवाब ही नहीं है, सबसे ज्यादा खुद मुतमईन। बस अब आप मुर्शिद का दर्जा ना इख्तियार कर लेना, आपको हम फैसल हुसैन रखना चाहते हैं। इशू ये है कि इस सारे मसले को हमें तस्लीम करना होगा, हकाइक को। ठीक, पाकिस्तान की सियासत जो है ना उस पर नहीं चलती, आइन पर, कानून पर, किताब पर। हमें ये हम हमेशा एक बात करते हैं, शिफ्ट होती है। अभी जिसकी शिफ्ट है तस्लीम करें भाई, जिस पे बुरा वक्त है तस्लीम करें, कोई इससे जो है ना फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब से गलतियां हुई होंगी, उनकी हुकूमत एक नाइल तरीन हुकूमत थी। 9 मई को बहरहाल एक दहशत गर्दी हुई, और वो एक ऐसा अमल है जो बिलाशुबा एक नाकाबिल माफ़ी है, उस पर तो कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी पार्टी के साथ, मेरी ज़ाती राय हो सकता है कि गलत हो, पीर साहब से थोड़ी एहतरामन वो थोड़ा सा करते हुए इख्तिलाफ राय, एक ऐसी पार्टी जिसके फॉलोवर्स हैं उसको इस तरीके से ना करते तो मुनासिब होता, लेकिन आपने कर दिया। हम तो कहते हैं ये बिल्कुल ही सही किया आपने, हमें क्या, हमारी हैसियत क्या क्या मुखालफत करें। ना करते तो मुनासिब होता, लेकिन किया है तो बिल्कुल ही सही किया होगा। अब आज़ाद उम्मीदवार है, अब ये आज़ाद उम्मीदवार की लॉटरी मुस्तकबिल में नून लीग के लिए खुलेगी या पीपल्स पार्टी के लिए खुलेगी, ये अभी देखना है। ये तो एयाज साहब कह रहे हैं ना बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे, वो लॉटरी किसकी खुलेगी, वो आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में। ये बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है। आज़ाद उम्मीदवारों की मैनेजमेंट करने का एक्सपर्ट कौन है पाकिस्तान के अंदर, नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, देखना होगा। बहरहाल इन लोगों की गिनती तो पीडीएम की या पीपल्स पार्टी की तो 66 वोटों से शुरू हो रही है ना, रिजर्व सीटें तो पहले ही जीत गए ना, वहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हुकूमत तो अब तय हो गया कि इनमें इनकी बननी है। ठीक, आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में ये मजीद ताकतवर हो जाएंगे। अब ये ना हो कि स्क्रिप्ट किसी ने लिखा हो, प्लानिंग कोई कर रहा हो, और मिठाई जो है वो 8 फरवरी या 9 फरवरी को जो है कोई जरदारी साहब खा रहे हो। सही, अभी बहुत सारे मंजरनामे ना तब्दील होंगे। अभी सुकून से ना हम और आप तो पॉपकॉर्न खाएं और पीर साहब को भी खिलाएं। फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी, इलियास साहब अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो कुछ हुआ, जो हो रहा है, अगर पर्टिकुलर पीटीआई की बात कर रहे हैं तो आपको कहाँ इंतखाबी माहौल में नजर आ रही है इलियास साहब? इंतखाबी माहौल में अभी तो सियासी जमातों ने शुरू कर दी है, मुस्लिम लीग नून के आज जलसे हो रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं पीपल्स पार्टी की। तो अब ये भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, जिनको मुख्तलिफ नाम निशान अलाट हुए हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से अब शुरू कर देंगे
प्लानिंग करके वो, ताकि वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें कि वो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, आज़ाद हसीयत से लड़ें। तो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की। वेब पर तो बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो इनको बता रहे हैं, लेकिन एक है इनके लिए एक टफ टाइम है। वो जाहिर है कोशिश कर रहे हैं, हर कोई बंदा अपने हल्के में कोशिश कर रहा है कि मुकामी सतह पर वो जितने लोगों को आगाह कर सके कि वो पीटीआई का कैंडिडेट है। अभी तक तो कॉर्नर मीटिंग उनकी इस तरह नहीं कर रहे। और देखें अब उन कॉर्नर मीटिंग में लोग आते हैं कि नहीं आते, शिरकत जो करेगा वो ये ना हो कि बीच में उनको फिर एक दफ़ा इश्तिहारी समझ के उठा लिया जाए। तो ये एक बड़ा टफ टाइम है उनके लिए, हर लेवल पर, हर सतह पर एक टफ टाइम उनको देखने में मिल रहा है। तो उसको जो है आज देख लें, आज वो भी कह रहे थे खोसा साहब भी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमसे फील्ड ही छीन ली है। तो वो एक टफ टाइम है उनके लिए। वो कैंडिडेट उनके हैं जो भी आज़ाद हैं, वो इसके लिए भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उनको निशान तो अलॉट हो गए हैं, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि निशान किस तरह अलॉट हुए हैं और किस तरह वो इंतखाबी मुहिम में उसके देखें अब इलेक्शन कमीशन उस पर क्या नोटिस लेता है कि अगर वो अपने पार्टी के झंडे को रंग लेते हैं या कुछ करते हैं तो साथ में वो भी तो देखें। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इसी तरह है कि किसी चीज़ पर भी नोटिस ले सकता है। और जब उन्होंने फैसला किया हुआ है तो अब वो देख रहे हैं किस हद तक जाते हैं। और इसमें तो काफ़ी हद तक उन्होंने इनको इलेक्शन कमीशन को देखें कामयाबी मिल रही है कि वो टफ टाइम दे रहे हैं। और पहली दफ़ा देखा है कि इलेक्शन कमीशन इतना मुतहरक है, वरना तो जो वो एक चीज़ पर वो एक्शन लेते हैं और उस चीज़ पर कि जनाब कोई खिलाफ वर्जी जो करता है, पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, उस पर भी बहुत कम, क्योंकि कैलकुलेशन तो इनके पास होती नहीं कोई इस तरह की। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है कि जी पार्टी के जो इलेक्शन ना करवाना है, तो दूसरी सियासी पार्टियों को भी देखे उन्होंने, उनके जायज़ करार दे दिए। वो सारे इख्तियारात उनके पास हैं, तो इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है जो उस वक्त कर सकता है। बिल्कुल जी, लेकिन कारकुनों को पैगाम मिल गया, आपने घबराना नहीं। अब देखते हैं पीटीआई कारकुनान और जो रहनुमा हैं खासतौर पर वो घबराते हैं या नहीं। राय जानी आपने एक्सपर्ट्स की कि क्या गेम ओवर हो गई या उम्मीद बाकी है पीटीआई के लिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, मरियम नवाज मजबूत हुकूमत की ख्वाहिशमंद हैं। हम सवाल ये रखेंगे क्या मरियम नवाज की जो ख्वाहिश है मजबूत हुकूमत की वो पूरी हो पाएगी या नहीं। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। लोगों को चोर चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी, खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच के पैसे खा गया। आज इसीलिए इनके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, ये खुद है। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा अब तुम्हारे हाथ से छीन लिया गया है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये एम्पायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे कि नून लीग क्यों अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं कर रही। तो आज नून लीग ने ओकाड़ा में जलसे से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज ने जलसे से खिताब किया, बड़ा जारहाना लहजा उनका, मुखालफिन पर उन्होंने तनकीद की। मरियम नवाज ने कहा कि जो जितना बड़ा जालिम होता है वो उतना ही बड़ा बुज़दिल होता है। दूसरों का एहतसाब करने वालों की अपनी बारी आई तो जूतियाँ छोड़कर भाग रहे हैं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुँच रहा है। उन्होंने ये भी कहा ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सोमोटो ले लिया है। उन्होंने ये दावा किया कि अवामी अंपायर नवाज शरीफ को चौथी बार भी वापस लेकर आएंगे। मरियम नवाज ने अवाम से नवाज शरीफ को मजबूत हुकूमत देने की अपील करते हुए कहा कि जो वतन से मोहब्बत करता है वो नवाज शरीफ के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकता। जितने ठप्पे शेर पर लगेंगे उतनी तेजी से आपकी महंगाई कम होगी। नवाज शरीफ को मजबूत हुकूमत देंगे तो घर पर सस्ता इलाज और दवाई मिलेगी। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब नून लीग की लीडर मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, लीडरशिप और उनका सबसे बड़ा जो हरीफ इंतखाबी अमल से आउट हो चुका है, यानी नून लीग के लिए प्लेइंग फील्ड मुकम्मल साफ है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या नून लीग अक्सरियत हासिल कर पाएगी
जाएगी या गेम पलट भी सकती है? साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, क्या आपको लगता है जिस ख्वाहिश का इजहार मरियम नवाज साहिबा ने अपने जलसे में किया कि एक मजबूत हुकूमत अवाम उनको वोट के ज़रिए देगी और साथ उन्होंने ये कहा कि जितने ठप्पे आप शेर पर लगाएंगे आपके घर में महंगाई उतनी ही कम होगी और उतनी ही जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो तेज़ी से आप तक नवाज शरीफ साहब पहुँचाएंगे, तो आपको लगता है कि मजबूत हुकूमत मिलने की जो ख्वाहिश है, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो उनकी फेवर में जा रही हैं नून लीग की, पूरी हो सकेगी? वो मैंने अजहर सदीक साहब के बयान पे अपने ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हम वेलकम करेंगे, उनका दावा सच्चा हो जाए और इमरान खान 15 जनवरी शाम 7 बजे आम आदमी के साथ हों। ज़ाहिर ख़ास में तो वो रहते नहीं, आम आदमी में ही रहते थे पहले भी, तो वो तो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि नया ट्वीट कब आएगा उनका, कि उसके अंदर उनकी क्या प्लानिंग होगी। और ये भी ध्यान में रख लें कि मरियम नवाज़ ने आज जब इंतखाबी मुहिम शुरू किया, जिसमें फ़िक्र आपने भी बोला और उन्होंने ज़ाहिर कहा मजबूत हुकूमत की ख्वाहिश, तो जब ये हुकूमत बनेगी तो पता क्या आएगा। देखें, हमने ये 15 जनवरी को कह चुकी थी, हुकूमत तो बन चुकी थी। ये फिर वो ये नहीं कहेंगे कि जी जब वो लंदन से नहीं चले थे तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ने कहा था नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने आ रहे। भाई आप ही के दावे सच्चे हो रहे हैं ना, तो फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस फिर अब आप प्लेइंग फील्ड है या लेवल है या नहीं है, फिर खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले लोगों को खेलने नहीं देते थे। आपकी ख्वाहिशों पे नवाज शरीफ को सज़ा भी दी गई, जेल में भी डाला गया, और फिर जिन्होंने डाला उसके लिए मरियम नवाज ने मेरे साहब में बड़ा अच्छा फिक्रा कहा कि ये कुदरत का इंतकाम है। भाई वो चीफ जस्टिस बनना था, उन्हें भागना ही नहीं चाहिए था उठ के। एजाजुल हसन साहब को जो सोते उठते जागते सो मोटो कराते थे, साकिब निसार साहब से फैसले लेते थे, और वो फिर जाके वो जो अब कहानी आ रही है कि पता नहीं कितने मिलियन पाउंड इकट्ठे हुए थे और उनमें से सिर्फ 2 मिलियन पाउंड आए। भाई वो 10 मिलियन पाउंड का हिसाब तो दें साकिब निसार साहब। वो जो डैम फंड के लिए डैम फुल बनाने, एक वो बनाने लगे थे डैम फुल, वहाँ पे जो सैकड़ों डैम बनाने थे केपी में, सबज बाग काला बाग वाले ने दिखाए थे। वो कल एक बच्चे ने सवाल भी किया वलीद इकबाल से कि भाई वो 5 यूनिवर्सिटियाँ और वही बता दो मेडिकल कॉलेज। मतलब मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ केपी में कोई तो हिसाब दे दो यार। वो जो अमेरिका में बिठा के आप हेल्थ सिस्टम ठीक कर रहे थे जिस बरकी साहब के साथ, और उससे गलियात भी ठीक करा रहे थे एक दोस्त के साथ, वो पूरी की पूरी तबाही का जो सामान था वो कहाँ गया? मतलब अब आप बताएं तो सही कि आप पहले 5 साल कहते थे कि जनाब केपी में पता नहीं हमने क्या कर दिया है, और 9.5 साल के बाद आप फारिग थे, आपके कप्तान भाग गए वहां से। मतलब मैं मरकजी कप्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो सूबे में बनाए थे उस्मान बुजदार गोदा साई बनाए थे, और वो महमूद खान साहब जो किसी को बोलने ही नहीं देते थे कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। तो अब अगर मरियम नवाज ने ये बात कही है, थोड़ी सी बात तो करने दे, कोई जल्दी है आज? जी टाइम कम है जी, उसके ऊपर मैं ऐसी मरियम नवाज का देखिए ना, आज जलसा टाइम नहीं है भाई, क्या हो गया? जी इस आप अपना टाइम कटवा रहे हैं यार इस तरह की बातें करके। तो वो जो है ना जलसा बेहतरीन था। 17 को नवाज शरीफ हाफजाबाद जा रहे हैं, और फिर इसके बाद वो 22 तारीख को या 21 को मानसेरा कर रहे हैं, 28 को कराची कर रहे हैं। वो जो कहते थे ना कि लोगों में नहीं निकल सके थे, लोगों में आके तो दिखाओ जो ये कहते थे, जरा हिम्मत तो दिखाओ। सियासी जमातों का काम यही होता है कि जबर हो, गिरफ्तारियां हो, आपको जलसे करने नून लीग ने किए थे, यही तो सियासी जमातों का इम्तिहान होता है। फिर वो लीडर ना ट्वीट पे और सोशल मीडिया पे नहीं चीखे मारते, मैदान में आके लड़ते हैं। जी आयाज साहब। अच्छा, मरीम नवाज तो खैर गलत कह ही नहीं सकती ना। वो मुझे याद है जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा था महंगाई को रिवर्स केयर लगेगा, और वो आपने देख लिया कैसा जबरदस्त और शानदार रिवर्स केयर लगा था। उकाड़ा में आज तालीमी इदारों में छुट्टी की गई। मरियम नवाज बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सहूलतकार बाकी नहीं रहे इमरान खान के, अब आपके लिए सहूलतकारी हो रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और जलसा भी मुनासिब ही था क्योंकि वो फ्रंट पे ही नजर आ रहे हैं लोग, पीछे तो अल्लाह के फजल से खाली था सारा, कुर्सियां भी और लोग भी नहीं थे। लेकिन ठीक है, जाहिर है अब वो जब हम तस्वीर भी सुबह छाप रहे होंगे आपको लगेगा वो 1.5 करोड़ लोग थे उसमें। सिंपल बात है कि आप अब चूंकि आपके लिए सहूलतकारी हो रही है, आपके लिए बिल्कुल हो रही है, इसमें कुछ शुबे वाली बात नहीं। उसको तस्लीम करें और कहें कि जी हम इस सहूलतकारी के साथ सीटें लेने जा रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं मुकाबला बहुत टफ है, इतना आसान नहीं हो। जी फैसल साहब, तो पहले तो मैं आपको एक क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम की क्वालिटी का बहुत ख्याल रखती हैं। कोई भी फजूल गुफ्तगू करे तो आप बोलती हैं बस करो, बंद करो। नहीं मैं टाइम के मुताबिक, वो आपकी अपनी राय है। नहीं आप क्वालिटी और नहीं क्वालिटी का ख्याल रखती है, ये बहुत बड़ी बात है। अमूमी तौर पे एंकर नहीं रखते। देखिए बात यह है कि नून लीग
अकेले मैदान में इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में पंजाब की बड़ी अहमियत है और जो वफाकी हुकूमत की तश्कील में बुनियादी किरदार जो है पंजाब का होता है। ये जो फैसला आया उसके बाद मुस्लिम लीग का जो है वो इनके लिए ग्राउंड ओपन है। अब वो तो इनकी मेहरबानी है कि अभी भी ये इंतखाबी कैंपेन चला रहे हैं, इनको वैसे ज़रूरत तो नहीं है इंतखाबी कैंपेन चलाने वाली, बहुत सारे लोग हैं इनके लिए इंतखाबी कैंपेन चलाने वाले, लेकिन फिर भी इनका बड़ापन है कि तासुर देने के लिए कि जमहूरियत है और इलेक्शन जीत कर आए, तो ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन अभी ना भी चलाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो खुला ग्राउंड है ठीक, और वही जो होना है वो सबको पता है, दायरों का सफर है सही। लेकिन हमें और आपको दुआ करनी चाहिए कि जब नून लीग इक़्तिदार में आ जाए तो इनकी पहली जंग जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना हो सही, और ये 5 साल पूरे करें। ठीक, चलें ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। यही सवाल हाफिज़ ताहिर साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ ताहिर साहब, यही सवाल आपसे, आपको क्या लगता है जो मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं आवाम को कि वोट दें और एक मजबूत हुकूमत बना सकें ताकि आवाम की मुश्किलात आसान हो, गैस नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो सारी कमियां कोताहियां जो आवाम भुगतती आ रही है वो पूरी हो सकें आइंदा इंतखाबात में, अल्लाह करे। आपको लगता है मजबूत हुकूमत मिलने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी मरीम नवाज साहिबा? देखिए बात यह है, जैसे मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि ख्वाहिश करना, कोशिश करना, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना, उनकी ख्वाहिश है, लेकिन जो हालात व वाक़यात हैं वो तो हमारे सामने है इस वक्त। और अभी हमने पिछले जब बात की तो आज़ाद की अक्सरियत की बात की, इस हुकूमत में आज़ाद लोग जो है इधर से उधर से पकड़ के हुकूमत बने, वो मजबूत नहीं बनती, माजी में हम यही देखते आए। लेकिन अल्लाह करे कि कोई ऐसा निज़ाम बने कि एक मजबूत हुकूमत हो जो मुल्क को लेके आगे चल सके, मुल्क को इसकी ज़रूरत है और वही मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि सबको अपनी रंजिशें खत्म करके मुल्क के लिए बैठना होगा। अगर इस तरफ चल पड़े और एक टेबल पर ये सारे बैठ जाए तो फिर मुस्तहकम हुकूमत भी होगी, मुल्क के मसाइल भी हल होंगे। अब ये दिल कौन बड़ा करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। सही है, हाफिज़ साहब इनकार ही समझो। इलियास साहब। जी इलियास, अभी तक तो जो सिलसिला है वो देखें आप कि जो गवर्नमेंट बनने की बात आ रही है, आप देखें उन्होंने तो मियाँ साहब ने तो आजकल अब वो अपना चार्ज भी संभाल लिया, आज तो उन्होंने मशावरत भी शुरू कर दी है इकोनॉमिस्ट से कि किस तरह की इकोनॉमी में जो मसाइल हैं उनको सारे किस तरह मसले को हल किया जा सके। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मियाँ साहब जब वापस आ रहे थे तो उसी टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए थे, और ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने इकोनॉमी के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया कि मुल्क की इकोनॉमी को ठीक किया जाए, तो इसमें बेहतरी आ जाए। क्योंकि मुल्क में एक मुसलसल जो एक था बिल्कुल जो रस्सा कसी ये जिसको कह लें कि आपस में खींचा तानी का जो सिलसिला जो 3-4 साल से जारी था, उससे उसकी वजह से देख लें कितने मसाइल हुए, मसाइल लोगों को फेस करना पड़े महंगाई की सूरत में, और किस तरह जो भी है जलसा अगर आज कर रहे हैं कि देखें लोग वगैरह, तो सर्दी इतनी है कि कोई जलसों में लोग बहुत कम ही आएंगे अभी तक, तो क्योंकि लोग बीमार भी हो रहे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद है। अब ये पता नहीं कौन करवा रहे हैं, पीटीआई वाले करवा रहे हैं सर्दी ज़्यादा के क्या चक्कर है, तो वो उसकी वजह से अब जलसों में लोग बहुत ही कम देखेंगे। तो ये देखेंगे तो वो देखिए है तो सर्दी है ना सर, बहुत ज़्यादा सर्दी है लाहौर में और पंजाब की। अभी तो देखिएगा धुंध भी होगी इलेक्शन में, सर्दी के साथ भी मरहल कुदरत इंतकाम ले रही है, और वोटर्स के साथ जो भी हो रहा है वो पता चल रहा है उनको, क्योंकि ना उनके पास गैस है ना बिजली है, दोनों सूरतों में लोग मुश्किलात का शिकार हैं। और ये देख लें कि पेट्रोल भी इतना महंगा है, ना इधर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, तो मसाइल है। मियाँ साहब को चाहिए कि सारे मसाइल वगैरह जो हैं उनको एक बार फिर ठीक करें। जो 3-4 साल पहले जैसे इकॉनमी थी, मसाइल कम थे, उस तरह की देखें सूरत हाल पैदा करने के लिए क्या 3-4 साल पहले आप फैन रहे हैं नून लीग के फैन होने की बात नहीं है। आप देखें इकोनॉमी का पहिया जब चलता है, बिल्कुल जी आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल सी बातें, सियासी जमातें एक तरफ, अवाम के मसाइल का हल वाकई होना चाहिए, और ये तमाम सियासी जमातें जो इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं उनके एजेंडे में पहली लिस्ट में पहले नंबर पर ये जरूर होना चाहिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।